I have opened my NCRT book. So, what is coordination? So, before getting started with the chapter, we should know what is coordination. So, कोऑर्डिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है, पहले तो ये है। पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन है क्या। कोऑर्डिनेशन इज टू और मोर ऑर्गन्स, जैसे कि लंग हो गया, लिवर हो गया, राइट, और हार्ट हो गया, ये सारे ऑर्गन्स इंटरेक्ट करते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के फंक्शंस को। ठीक है, कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किया है, एक फ्लो चार्ट बनाकर। ओके, तो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी हमारी एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हमें एनर्जी की और रिक्वायरमेंट होगी। ये एनर्जी रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ जाती है? टू मेंटेन मस्कुलर एक्टिविटी। ओके, और मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ने की वजह से मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन सप्लाई और चाहिए। तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई जैसे ही बढ़ती है उससे क्या हो जाता है, इससे रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, ब्लड फ्लो, ये सब इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई है तो इन सब का काम भी या वर्कलोड आप कह लो, इन सब का वर्कलोड भी बढ़ेगा। तो ये एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं टू मेंटेन और टू मेंटेन ऑल द फंक्शंस टुगेदर। ठीक है, और कैसे उसको इंटीग्रेट करके कैसे एक सिंक्रोनाइज फैशन में वो काम करते हैं, ये बताया गया है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ये होता है। ठीक है, अब जैसे फिजिकल एक्सरसाइज हमने रोक दी, ठीक है, इसको स्टॉप किया तो क्या होगा? जो भी नर्व्स, लंग्स, हार्ट, किडनी जो एकदम काम कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, ये अपने अपनी नॉर्मल कंडीशंस में फिर से आ जाएंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो ये कोऑर्डिनेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन कर पाए। तो होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस होता है हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट, जो बॉडी इन्वायरमेंट है उसको एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको मेंटेन करना ही इसको होम्योस्टेसिस कहलाता है। ठीक है, ओके। और द न्यूरल सिस्टम, जो न्यूरल सिस्टम है वो एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क प्रोवाइड करता है, और ये जो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों मिलकर कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन, ठीक है, का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, न्यूरल सिस्टम क्या है? एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क प्रोवाइड करता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, इसलिए फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। ठीक है, वही जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमारा केमिकल इंटीग्रेशन करवाता है। किसके थ्रू? तो वो हार्मोन्स के थ्रू वो केमिकल इंटीग्रेशन कराता है। तो जैसे कि आप जानते हो कि इस चैप्टर में हमें न्यूरल सिस्टम पढ़ना है। तो न्यूरल न्यूरल सिस्टम जो है वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स से बना होता है। ठीक है, जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, उसका कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स का कॉम्पोजिशन होता है न्यूरल सिस्टम में। तो ये कैसे वर्क करता है? तो कोई भी स्टिमुलस आया, जैसे ट्रिगर आया, जैसे कहीं आपने हॉट ऑब्जेक्ट टच कर लिया है, या फिर कहीं पे आप स्लिप कर रहे हो, ठीक है, तो ये स्टिमुलस को क्या करेगा? ये न्यूरल सिस्टम पहले तो डिटेक्ट करेगा कि अच्छा ये चीज़ हुई है। ठीक है, उसके बाद ये पहले पहचानेगा, फिर रिसीव करेगा, फिर उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर उसको ट्रांसफर करेगा, ट्रांसमिट करेगा। इस तरीके से ये काम करता है। जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स में ये बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि लोअर वर्टिब्रेट्स का एग्जांपल हम ले लेते हैं हाइड्रा। तो हाइड्रा में ये क्या होता है? सिर्फ एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होता है। ठीक है, और नेक्स्ट लेवल पे जैसे हम जाते हैं इंसेक्ट्स, तो ये कौन से ग्रुप का है, ये आप मुझे कमेंट में आप मुझे बताओगे कि इंसेक्ट किससे बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसका जो नर्वस न्यूरल सिस्टम होता है थोड़ा बेटर होता है। कैसे? कि इसमें ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, गैंग्लिया भी प्रेजेंट होता है, न्यूरल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। ओके, और वर्टिब्रेट्स नेक्स्ट लेवल हम जाते हैं अपर लेवल में, जैसे कि वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में और ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है न्यूरल सिस्टम। तो जैसे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, तो इसमें हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम पढ़ते हैं जो कि हमारे बारे में है। ओके, तो वी आर द वर्टिब्रेट्स। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट्स है। कौन कौन से पार्ट्स है? फर्स्ट इज CNS, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
और दूसरा है पीएनएस, जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल। सेंट्रल मतलब सेंटर में होगा, ठीक है, कमांडिंग होगा वो। उसमें क्या है, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स आ जाते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, तो ये साइट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये क्या है, साइट है, ये लोकेशन है, ये जगह है। इसमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है और इसका कंट्रोल होता है, राइट। फिर है हमारा पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब होता है आसपास, एसोसिएटेड, ठीक है, जो उससे जुड़े हुए हैं। तो जो भी नर्व्स सीएनएस से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर स्पाइनल विद सीएनएस। सीएनएस मतलब हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दोनों से जो जुड़े हुए हैं एसोसिएटेड नर्व्स, वो होगा इसमें। और जो इसके जो नर्व फाइबर्स होंगे, नर्व फाइबर्स कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो वो नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होंगे, ठीक है। पहला तो होगा एफरेंट। एफरेंट में क्या होगा, एफरेंट, और दूसरा होगा इफेरेंट। तो एफरेंट जो नर्व फाइबर होगा वो क्या करेगा, वो जो इम्पल्सेस है उसको टिश्यूज और ऑर्गन से वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाएगा। जैसे कोई भी इम्पल्स आया, कोई भी स्टिमुलस आया, ठीक है, तो वो टिश्यू ऑर्गन में पहले फील होगा, उसके बाद ये सीधा जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये कौन कैरी करेगा, ये एफरेंट नर्व फाइबर ये जो मैसेज है इम्पल्सेस के फॉर्म में वो लेके जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और जो इफरेंट नर्व फाइबर है दैट विल कैरी द इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यू। पेरिफेरल टिश्यू मतलब जो आसपास है, सीएनएस से ये वापस लेके आएगा, ये जाएगा सीएनएस तक लेके जाएगा। और जो इफरेंट है वो टिश्यूज और ऑर्गन्स तक लेके आएगा कि आपको क्या एक्शन लेना है, ठीक है। ये हो गया। फिर है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके दो टाइप्स है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप है वो है सोमैटिक, ठीक है। तो सोमैटिक से आप कैसे याद कर सकते हो, तो ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल तक ये लेके जाता है, इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्या होते हैं, जो भी हमारे स्केलेटन सिस्टम से जो मसल्स जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल। तो ये सोमैटिक जो है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ये स्केलेटल मसल तक लेके जाएगा। और जो ऑटोमेटिक है वो सीएनएस टू इनवॉलंटरी। ऑटोमेटिक क्या है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक है। जो स्केलेटल मसल होगा वो हमारे कंट्रोल में होगा। तो सोमैटिक जो मसल्स हमारे कंट्रोल में है उसको कौन गाइड करेगा, उसको कौन ट्रांसमिट करेगा, इम्पल्स, सोमैटिक, ओके। और जो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है जो उस उन ऑर्गन्स तक जाएगा इम्पल्सेस लेके जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, मतलब कि इनवॉलंटरी ऑर्गन और स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स भी हमारे इनवॉलंटरी होते हैं और वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो फिर फर्दर ऑटोमेटिक जो है उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। फिर है एक और, ये ऑटोमेटिक, ऑटोनॉमिक, सॉरी ऑटोमेटिक नहीं था वो, ऑटोनॉमिक, ठीक है। ऑटोनॉमिक, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक, ओके। ऑटोनॉमिक ऑटोमेटिक से आप कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक ही वो चलता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो फिर है विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम ये भी, ये पार्ट है पीएनएस का, पीएनएस का ही पार्ट है। और इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें नर्व्स होता है, फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सेस होते हैं। और इसका काम क्या है, ये इम्पल्सेस को सीएनएस से विसरा, विसरा जो होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको बोलते हैं हम विसरा। तो ये विसरा तक लेके जाता है इम्पल्सेस को, और फिर वापस से विसरा से सीएनएस तक लेके जाता है। विसरल, इसलिए इसका नाम है विसरल नर्वस सिस्टम, ओके। अब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन, न्यूरॉन, ठीक है, ओके। दिस इज न्यूरॉन
आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, जो ये जो डायग्राम है ये इट इज़ डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है। तो न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो सेल बॉडी, द सेकंड इज़ डेंड्राइट्स, तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये जो आप दिख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर आपको बीच में दिख रहा है वो क्या है, वो सेल बॉडी है। दिस इज सेल बॉडी। और जो वेब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, वो क्या है, वो डेंड्राइट्स है। ये सारे क्या है, डेंड्राइट्स है। और जो थर्ड मेन है, जो थर्ड मेन पार्ट है वो है एक्सॉन। जो ये लॉन्ग सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है एक्सॉन। ओके, दिस इज सेल बॉडी, दीज आर डेंड्राइट्स एंड दिस इज एक्सॉन। ओके, तीन स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, बाकी भी देखते हैं हम क्या क्या है इसमें। तो जो सेल बॉडी है, ये जो हमारा सेल बॉडी है, इसमें साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म होगा और इसमें टिपिकल ऑर्गेनल्स हो गए। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस भी दिख रहा है, ठीक है, तो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है इसमें। और इसमें डॉट 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 टाइप का ना एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होगा, ग्रैनुलर बॉडीज होंगे जिसको हम निसल ग्रैन्यूल्स कहते हैं, ठीक है, निसल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। और ये सेल बॉडी में तो प्रेजेंट होगा, ये डेंड्राइट्स में भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट होगा। Short fibers which branch repeatedly and project out of the cell body also contain meso granules and are called dendrites. इसको हम dendrites बोलते हैं, right? These fiber, ये जो fibers हैं, जो dendrites है, वो क्या करते हैं, impulses को, impulses आया यहाँ पे impulse आएगा, ये कहाँ ट्रांसफर कर देगा, ये सेल बॉडी की तरफ, टूवर्ड्स द सेल बॉडी ये impulses को ट्रांसफर कर देगा। और फर्दर, और एक्सॉन क्या है, एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर, द डिस्टल एंड ऑफ इट, जो इसका दूर वाला पार्ट है ना, ये डिस्टल एंड, ये क्या कहलाता है, ये डिस्टल एंड कहलाता है। तो डिस्टल एंड जो है वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होता है, डिस्टल एंड ऑफ इट इज ब्रांच, जिसको ये ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। तो ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर है, ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे बल्ब जैसा आपको दिख रहा होगा, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। वी कॉल दिस bulb like structure as साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब इस तरीके का होगा, और इसमें ना कुछ इसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसको, इन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो जब इम्पल्स आता है तो यही जो केमिकल्स हैं यही रिलीज होके फिर वो इम्पल्सेस को कैरी करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये हो गया, द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द, जो एक्सॉन है वो क्या हो जाएगा, सेल बॉडी से अवे ले जाएगा, इम्पल्सेस को क्या ले जाएगा, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ साइनैप्स। और ये जैसे दो न्यूरॉन है, यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूरॉन का ये टर्मिनेट हो गया यहाँ साइनेप्टिक नर्व पे, फिर यहाँ पे मान लो दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे जो गैप होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, ठीक है, द एक्सॉन ट्रांसमिट अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ साइनैप्स, तो इस जगह को बोलते हैं साइनैप्स। और अगर यहाँ पे कोई मसल आ गया, ठीक है, दूसरा न्यूरॉन आया, तो वहाँ पे इसको बोलेंगे साइनैप्स। और अगर कोई मस्कुलर मसल आ गया तो उसको बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये कहाँ पे एंड होता है, यहाँ पे या तो साइनैप्स या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये एंड होगा, ठीक है। एंड नहीं होगा, इम्पल्स को यहाँ तक कैरी करेगा, कहाँ तक, या तो साइनैप्स होगा यहाँ पे, या फिर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होगा, राइट, ठीक है। अब किसके बेसिस पे कितने एक्सॉन प्रेजेंट है, कितने डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं, इस बेसिस पे हम न्यूरॉन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट है वो है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में क्या होगा, एक एक्सॉन होगा और 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब एक डेंड्राइट नहीं होगा, या तो 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा डेंड्राइट। तो इसका एग्जाम्पल हमें याद रखना होगा कि ये कहाँ पे मिलता है। तो मल्टीपोलर जो न्यूरॉन्स है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हमें मिलेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलेगा, राइट। फिर सेकंड है बाइपोलर। जो बाइपोलर है, बाइपोलर न्यूरॉन, वो उसमें एक एक्सॉन होगा और एक ही डेंड्राइट होगा, ठीक है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, एक एक्सॉन है और एक ही इसमें डेंड्राइट होगा।
ठीक है, इसमें तो ये तो मल्टीपोलर है। ओके, मल्टीपोलर हमें कहाँ मिलेगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलेगा, और जो बाइपोलर है वो रेटिना ऑफ आई में मिलेगा। ठीक है, तो जो थर्ड टाइप है न्यूरॉन का वो है यूनिपोलर। यूनिपोलर में सिर्फ एक्सॉन ही होगा, एक ही एक्सॉन होगा, और ये कहाँ पे फाउंड होगा? यहाँ पे मिलेगा ये एम्ब्रायनिक स्टेज में। ठीक है, एम्ब्रायनिक स्टेज में ये मिलेगा हमें यूनिपोलर न्यूरॉन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सॉन। टाइप्स ऑफ एक्सॉन दो टाइप के हैं, एक माइलिनेटेड है और दूसरा जो है नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड भी बोल सकते हो आप इसको। तो जो माइलिनेटेड है वो कहाँ पे मिलता है? वो स्पाइनल या फिर क्रेनियल नर्व्स में होता है। अब माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड होता क्या है, तो हम फिगर में दोबारा चलते हैं। तो आपको एक्सॉन के अराउंड ना ये डॉट डॉट सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये डॉट डॉट, ये क्या है? ये डॉट डॉट जो स्ट्रक्चर है वो है स्क्वान सेल्स। जो माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं उसमें जो उनके स्क्वान सेल्स होते हैं, ये माइलिन शीट बना देते हैं अपने अराउंड। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है माइलिन शीट, ये है माइलिन शीट। ठीक है, ये क्या है? ये है माइलिन शीट। तो स्क्वान सेल्स भी हमने पढ़ लिया, माइलिन शीट बना लेता है ये अपने अराउंड। तो जो माइलिन शीट बना लेता है उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड सेल्स। The myelinated nerve fibers are enveloped with squamous cells which form a myelin sheath around the axon. Okay, और जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है उसमें क्या होगा? स्क्वान सेल्स अपने अराउंड माइलिन शीथ नहीं बनाएंगे। माइलिन शीथ होता क्यों है? तो माइलिन शीथ से क्या हो जाता है ना, कंडक्शन, इजी कंडक्शन हो जाए, इजी एंड फास्ट कंडक्शन इम्पल्स का होता है, इस वजह से ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, जहाँ पे फास्ट और इजी इम्पल्स कैरी करने की जरूरत होगी वहाँ माइलिनेटेड सेल्स प्रेजेंट, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, राइट। तो ये कहाँ पे मिलेगा? ये स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में मिलेगा। नॉन माइलिनेटेड कहाँ पे मिलेगा? सोमैटिक और ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम में। सोमैटिक क्या था? जो सीएनएस से हमें स्केलेटल मसल तक कैरी कर रहा था इम्पल्स, तो वहाँ पे हमें नॉन माइलिनेटेड, क्योंकि क्यों क्विक और फास्ट इम्पल्सेस ट्रांसमिट करने की वहाँ ज़रूरत नहीं है, इसलिए वहाँ पे सोमैटिक, वहाँ पे नॉन माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर है वो प्रेजेंट होगा। ओके, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कि नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है और उसका कंडक्शन मतलब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ओके, तो जो है न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स क्या है? एक्साइटेबल सेल्स हैं। तो ये एक्साइटेबल सेल्स कैसे हैं? क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन है, जो जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये सेल है, इसका जो मेम्ब्रेन है, ये आउटर लेयर जो होता है मेम्ब्रेन, ये क्या है? पोलराइज स्टेट में होता है। पोलराइज स्टेट में क्या होता है? मतलब क्या, आयन चैनल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। मतलब जैसे कभी बाहर पॉजिटिव होगा, अंदर नेगेटिव होगा, कभी अंदर नेगेटिव, अगर अंदर पॉजिटिव होगा, कभी और बाहर नेगेटिव होगा। तो ये पोलराइज स्टेट में रहता है, मतलब दो चार्ज सिस्टम आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये आयन चैनल्स क्या करते हैं? ये सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं डिफरेंट आयन्स को लेकर। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम दो आयन्स हैं जो कंडक्शन कराते हैं इम्पल्सेस का। तो कभी ये सिलेक्टिवली परमिएबल होगा सोडियम के लिए, तो कभी पोटेशियम के लिए। तो लेट अस सी कि कब किस सिचुएशन में कौन से आयन के लिए ये परमिएबल होगा। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन होगा। ओके, जब अब रेस्टिंग फेज में होगा। रेस्टिंग फेज क्या है? जब जो हमारा न्यूरॉन है कोई भी इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ इन रेस्टिंग स्टेट। ओके, तो इस टाइम में एक्सोनल मेम्ब्रेन, जैसे हम पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ एक्सॉन का। जैसे ये एक्सॉन है, राइट, तो इसका ये क्या है? ये क्या है? एक्सॉन मेम्ब्रेन है, राइट। तो एक्सोनल मेम्ब्रेन का ये जो है ये आउटसाइड है और ये जो है ये इनसाइड है। ओके,
वैसे ये आउटसाइड है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं इसमें ए और बी क्या है, ये एरोस दिखाया गया है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जब रेस्टिंग फेज में है, मतलब कि न्यूरॉन पूरी इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है, ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, उस टाइम में एक्सोनल मेम्ब्रेन में क्या होगा, ये ज़्यादा परमिएबल होगा, ये मोर परमिएबल होगा किसके लिए, सो पोटेशियम के लिए, K+ आयन के लिए ये ज़्यादा परमिएबल होगा। ओके, और जब ये हम रेस्टिंग स्टेट की बात कर रहे हैं, जब न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है और नियरली इम्परमिएबल होगा, नियरली मतलब पूरा परमिएबल नहीं होगा, मतलब ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होगा सोडियम आयन के लिए, राइट। तो रेस्टिंग फेज में हमें स्टेट में याद रखना है कि मोर परमिएबल होगा पोटेशियम के लिए एंड लेस परमिएबल और इन ऑलमोस्ट इम्परमिएबल या नियरली इम्परमिएबल होगा सोडियम आयंस के लिए, और ये इम्परमिएबल होगा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए भी। तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली इसकी वजह से क्या होगा, या इसके फलस्वरूप क्या होगा, एक्सोप्लाज्म जो है इनसाइड सेल, अब क्या है, सेल है, सेल मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर होती है हमारी, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और अंदर में जो मैट्रिक्स होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, राइट। वैसे ही एक्सॉन के इनसाइड जो मैट्रिक्स होगा उसको हम बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। तो एक्सोप्लाज्म इनसाइड एक्सॉन क्या हो जाएगा, अगर ये ज़्यादा परमिएबल है पोटेशियम के लिए, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड एक्सॉन क्या हो जाएगा, ये एक्सॉन मेम्ब्रेन है, ये ज़्यादा अलाउ कर रहा है पोटेशियम को ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट। तो ये इनसाइड एक्सोप्लाज्म, ये एक्सोप्लाज्म है, तो एक्सोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, K+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन का भी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, और ये नियरली इम्परमिएबल है सोडियम के लिए, तो सोडियम आयंस क्या हो जाएंगे, का लो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन होगा तो, लेकिन ये बहुत ही लो होगा। इसके अपोजिट में क्या होगा, फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन, ये एक्सॉन के अंदर जो है वो एक्सोप्लाज्म है, इसके आउटसाइड में क्या होगा, इसके आउटसाइड का कंडीशन कैसा होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। ओके, तो ये एक्सोप्लाज्म है, तो यहाँ पोटेशियम आयन आ गया, ठीक है, और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन है, और यहाँ पे जो आउटसाइड जो एक्सोप्लाज्म है उसमें क्या होगा, फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन क्या होगा, सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो भी सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, आउटसाइड में और इनसाइड में, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो होता है, आयनिक ग्रेडियंट, आयनिक ग्रेडियंट ही है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन रेस्टिंग फेज में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम होगा, और इनसाइड और आउटसाइड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन होगा। तो ये आयनिक ग्रेडियंट जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में हो रहा है वो कौन मेंटेन करता है, ये एक्टिव आयनिक ट्रांसपोर्ट कहलाता है, सोडियम पोटेशियम पंप वो मेंटेन इसको करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो 3Na+ है, ठीक है, 3Na+ आउटवर्ड चले जाते हैं, मतलब बाहर, ये आउट है, ये क्या होगा, 3Na+ मतलब सोडियम आयन बाहर चले जाएंगे, और जो ये इनसाइड है, यहाँ 2 पोटेशियम आयन अंदर आ जाएगा। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, आउटर सरफेस जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं ना, तो ज़्यादा चार्ज है वहाँ पे, तो वो बाहर की साइड क्या हो जाएगा, बाहर आउटसाइड सरफेस में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इनर सरफेस में क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि कम पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज है। तो यही जो स्टेट होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटसाइड एंड नेगेटिवली चार्ज ऑन इनसाइड, इसी को बोलते हैं पोलराइज स्टेट। तो ये पोलराइज स्टेट में आ जाता है। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, अब रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें दिख रहा है ना आयंस का अक्रॉस रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं हम रेस्टिंग पोटेंशियल।
अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड कंडक्शन अलोंग एन एक्सॉन, कि कैसे क्या मैकेनिज्म है नर्व इम्पल्स का जनरेशन का और ये किस तरीके से कंडक्ट होता है अलोंग एन एक्सॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, स्टिमुलस आता है, ठीक है। व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट, ठीक है, एट अ साइट स्टिमुलस आया, ठीक है, यहाँ पे सपोज ये जो ए है ना, यहाँ पे हमारा आ गया स्टिमुलस, ओके, एंड ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, ठीक है, पॉइंट ए है द मेम्ब्रेन एट द साइट बिकम, जो मेम्ब्रेन है, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है एट साइट ए, क्या हो जाएगा, फ्री परमेबल हो जाएगा सोडियम आयंस के लिए, ठीक है। पहले हमारा क्या था, रेस्टिंग में क्या था, पोटेशियम के लिए पोटेशियम को अलाउ कर रहा था वो अंदर जाने का, लेकिन अब जैसे ही स्टिमुलस आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस है, स्टिमुलस के आते ही ये परमेबल हो जाएगा किसके लिए, सोडियम आयंस के लिए। तो इसकी वजह से सोडियम आयंस के लिए साइट ए परमेबल, फ्रीली परमेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से रैपिड इन्फ्लक्स होगा, किसका, रैपिड इन्फ्लक्स मतलब बहुत तेजी से Na+ आयन, जो सोडियम आयन है वो अंदर आ जाएगा, इन्फ्लक्स मतलब अंदर आना, इनसाइड। तो इसकी वजह से क्या होगा, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो जाएगी, है ना। पहले हमारा क्या था, आउटर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज था और इनर में नेगेटिव चार्ज था। अब क्या हो जाएगा, स्टिमुलस के आने के बाद जैसे ही सोडियम आयन अंदर आए, मतलब अंदर क्या हो जाएगा, ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, यहाँ अंदर के साथ अंदर की साइड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर की साइड नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, जैसे ही रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हुई तो ये क्या हो जाएगा, डीपोलराइज्ड हो जाएगा। The polarity of the membrane at site A is thus reversed and hence depolarized. अब है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए, जो किसकी वजह से हुआ है, स्टिमुलस आने की वजह से हुआ है, इसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, और इसी को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, राइट। अब ये देखते हैं फिगर में, ये क्या कर रहा है, ये सोडियम आयन को इनका रैपिड इन्फ्लक्स हो रहा है, रैपिड इन्फ्लक्स हो रहा है, ओके। और साइट बी पे क्या हो जाएगा, at site immediately ahead the zone at site B membrane has a positive charge। जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे साइट बी में, जो मेम्ब्रेन है उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ सोडियम आयंस हैं और अंदर क्या है, पोटेशियम है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ क्या होगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो ऑन द इनर साइड फ्रॉम साइट ए एट साइड इमीडिएटली हेड मेम्ब्रेन हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर साइड, आउटर में पॉजिटिव है और इनसाइड में इसके ऑपोजिट है, जो साइड ए में था ना उसका जस्ट ऑपोजिट है, बाहर की साइड पॉजिटिव है और इनसाइड नेगेटिव है, राइट। तो इसकी वजह से करंट के किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, आउटसाइड में तो बी टू ए फ्लो करेगा और इनसाइड में क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो यहाँ इनसाइड में फ्रॉम ए टू बी होगा और आउटसाइड में बी टू ए होगा। दस द इम्पल्स पोलैरिटी एट द साइट इज रिवर्स इन एक्शन पोटेंशियल, पोलैरिटी फिर से रिवर्स हो गई और फिर क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हो गई है साइट बी की, ओके। द इम्पल्स जनरेटेड साइट ए अराइव्स एट साइट बी, द सीक्वेंस इज रिपीटेड, और ये जो सीक्वेंस है ये ऐसे ही रिपीट होते जाएगा, फिर आगे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आउटसाइड आ जाएगा, फिर आगे भी ऐसे ही हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव टू फिर इनसाइड में इधर से इधर जाएगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएगा और आउटसाइड में राइट टू लेफ्ट जाएगा। इस तरीके से जो ये जो कंटिन्यूस है सीक्वेंस है, ये रिपीट होता है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, कंसिक्वेंटली इस तरीके से इम्पल्स कंडक्ट हो जाता है।
द राइज इन जो स्टिमुलस, ये जो सोडियम का जो इन्फ्लक्स हुआ था, ये क्या था हमारा, स्टिमुलस इंड्यूस था। ये क्या था, स्टिमुलस इंड्यूस्ड था, इंड्यूस परमेबिलिटी थी, जो कि ये बहुत क्या होती है, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। और ये क्विकली फॉलो हो जाता है बाय अ राइज इन परमिसिबिलिटी टू के प्लस। बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है आगे, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाता है, फिर से पोटेशियम की परमिसिबिलिटी बढ़ जाती है, और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के प्लस डिफ्यूजेज आउटसाइड, और के प्लस विद इन अ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, के प्लस बाहर चला जाएगा outside the membrane, restore the resting potential of the membrane at the site of excitation। ठीक है, और साइट ऑफ एक्साइटेशन पे क्या करेगा, ये रीस्टोर कर देगा, जैसे रेस्टिंग पोटेंशियल था ना पहले, वैसे ही वो मेंटेन कर देगा, और एंड द फाइबर बिकम्स वंस मोर रिस्पॉन्सिबल टू फर्दर स्टिमुलेशन। फिर से फाइबर क्या हो जाता है, फिर से फाइबर फिर से रिस्पॉन्सिव हो जाता है कि फर्दर स्टिमुलेशन लेने के लिए ये रेडी हो जाता है फिर से। ओके, तो हम ये फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। इनर साइड में क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी होगा, आउटर में फ्रॉम बी टू ए होगा, और ये क्यों होता है, ये टू कंप्लीट सर्किट ऑफ करंट फ्लो। ओके, इससे पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, और एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट हो जाता है, साइड बी पे जनरेट हो जाता है। ओके, सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन एंड इम्पल्स इज कंडक्टेड। राइज इन स्टिमुलस स्टिमुलेट बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, और क्विकली फॉलोड बाय राइज इन परमिबिलिटी टू P प्लस पोटेशियम आयन। साइनैप्स क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड अंडरस्टैंड कि साइनैप्स क्या है। तो साइनैप्स वो जंक्शन है जहाँ से एक नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। नर्व इम्पल्स हमने समझा था कि क्या है, ये एक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, जैसे कोई स्टिमुलस आता है तब जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वही है ये नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स जनरेट हो गया, बट ये पास ऑन की भी ज़रूरत होती है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाएगा। ठीक है, तो इस मैसेज को पहुंचाने के लिए क्या होता है, बीच में गैप आ जाता है। ठीक है, एक जंक्शन आ जाता है, या फिर इसको गैप भी बोलते हैं, जंक्शन थ्रू विच अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। ठीक है, ये चीज़ है। फिर है इट इज फॉर्म्ड, ये बनता कैसे है, बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड अ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप। ये एग्जैक्ट लाइन है फ्रॉम द एनसीईआरटी। ठीक है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या है, ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड। ये दिख रहा है आपको ये फिगर, ठीक है, ये डायग्राम्स शोइंग एक्सॉन टर्मिनल एंड साइनैप्स। तो ये जो है ये है हमारा न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन टर्मिनल हमने पढ़ा था यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आ चुका है। ठीक है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ओके, और इसके बाद जो ये मेम्ब्रेन स्टार्ट हो रहा है ये दूसरे न्यूरॉन का है। ठीक है, तो इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये है, इट इज कैसे बनता है, तो मेम्ब्रेन ऑफ अ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड अ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, जो कि या तो गैप से सेपरेट हो सकता है यहाँ पे गैप हो सकता है यहाँ पे गैप ना हो। ठीक है, इन दोनों के बीच में पोस्ट प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में हो सकता है गैप हो। अगर गैप होगा तो उस गैप को हम क्या बोलेंगे, उस गैप को हम बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब है इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस। ठीक है, दो टाइप्स हैं साइनेप्सिस के, एक है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड द सेकेंड वन इज केमिकल साइनेप्सिस। तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में आपको लिख दिया था कि पढ़ने में इजी हो, लेकिन ये थोड़े बहुत मैंने अलग से यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऐड किए हैं जो उसके कंपैरिजन में होगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है उसका एज इट इज़ मैंने एनसीईआरटी से ही पॉइंट्स लिखे हैं। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस क्या है, मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो हैं ये बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है कि बिल्कुल एकदम सटे हुए होंगे कि इसमें स्पेस हो ही ना। ठीक है, इसमें कोई भी इसमें गैप की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ओके, तो ये बहुत ही पास पास होंगे, जो पोस्ट और प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है ये बहुत ही पास पास होंगे, सटे हुए होंगे ऑलमोस्ट।
मतलब चिपके हुए होंगे, मतलब होंगे नहीं लेकिन ऐसा लगे कि बिल्कुल ही एकदम बहुत ही पास हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम कंपैरिजन में केमिकल साइनेप्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर। तो इसको अब क्या है कि दो बिल्डिंग है और बिल्कुल वो चिपकी हुई है, तो आप से कंपेयर कर सकते हो कि अगर दो बिल्डिंग चिपकी हुई है तो आपको एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक पहुंचने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। आप आसानी से चले जाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, राइट। और ये जो इसका जो इम्पल्स कंडक्शन होता है, जो इम्पल्स पास करता है नर्व इम्पल्स, तो उसका कंडक्शन जैसे सिंगल न्यूरॉन है ये, ओके, ये सिंगल न्यूरॉन है, इसमें जितनी आसानी से ये कंडक्ट होगा ना, वैसे ही ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस के अलोंग कंडक्ट होगा। तो दोनों में बहुत ही सिमिलैरिटी है, वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन। और जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है बिल्कुल उसमें गैप ही नहीं है, तो ये क्या होगा, ये ऑलवेज फास्टर होगा। किससे, केमिकल साइनेप्स से, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, राइट। ऑलवेज फास्टर देन दैट अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्स। और ये जो है हमारा बहुत ही रेयर है, जो बेस्ट होता है, वो क्या होता है, वो हमेशा रेयर होता है, राइट। तो ये हमारे जो सिस्टम में है, जो हमारा बॉडी सिस्टम है, उसमें बहुत ही रेयर है, मतलब रेयरली फाउंड होता है, ये आसानी से मिलता नहीं है, ओके। आप इसका एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस का एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं प्लीज़, ओके। केमिकल साइनेप्सिस क्या होते हैं, अब मेम्ब्रेन जो है इसके प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का, ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस से सेपरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, वहाँ पे एक फ्लूइड फील्ड, मतलब कि एक मतलब लिक्विड फॉर्म में एक गैप फॉर्म होगा, जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, उससे ये सेपरेट होगा। क्या सेपरेट होगा, केमिकल साइनेप्स, ओके। फिर है केमिकल्स, जो केमिकल्स होते हैं इस केमिकल साइनेप्सिस में क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल्स ही इसमें ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। केमिकल्स जो है न्यूरो ट्रांसमीटर के फॉर्म में, जैसे कि एसिटाइल कोलिन हो गया, ठीक है, ये इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करते हैं, राइट। फिर है एक्सॉन टर्मिनल, जो है एक्सॉन टर्मिनल कंटेन वेसिकल्स फिल्ड विद, अब ये है हमारा वेसिकल था, ठीक है, साइनेप्टिक वेसिकल है, इसमें क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड है, ओके। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर, एक्सॉन टर्मिनल्स कंटेन वेसिकल फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर, इसमें वेसिकल्स होते हैं, उन वेसिकल्स में ये न्यूरोट्रांसमीटर फिल्ड होते हैं, ठीक है। ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, इसमें ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको दाने जैसे, वो क्या है, वो है न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि केमिकल है, जो हमारे इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, ओके। जो एक्सॉन टर्मिनल है कंटेन वेसिकल, ओके। अब ये क्या है, ये स्लोअर होगा, बीच में गैप आ गया, अगर दो बिल्डिंग के बीच में गैप है तो ऑब्वियसली आपको जंप करने में क्या होगा, प्रॉब्लम हो गया, और या अगर आप कर भी जाते हो, आप अगर सुपरमैन हो या सुपर वुमेन हो, तो आप जंप भी कर जाओगे, लेकिन थोड़े स्लो तो हो ही जाओगे, राइट। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ न्यूरॉन जंक्शन एंड मेनी अदर एरियाज ऑफ ब्रेन। तो ये जो है, ये ज़्यादातर न्यूरॉन जंक्शन में पाया जाता है, और बहुत सारे ब्रेन के एरियाज में भी मिलता है ये, ठीक आज घंटे ठीक है, ये है, ये हमने कर लिया। अब है कैसे इम्पल्स कंडक्ट होता है, तो इम्पल्स क्या है, इम्पल्स है हमारा एक्शन पोटेंशियल, ओके। Chemicals called are involved the transmission of impulses at these synapses. The axon terminal क्या करते हैं, axon terminal contain vesicle filled with neurotransmitter when an impulse या फिर एक्शन पोटेंशियल कह लो आप, दोनों एक ही बात है। ये एक्सॉन टर्मिनल पे आएगा वो,
एक्सॉन टर्मिनल पे आया हमारा इम्पल्स, इट स्टिमुलेट, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा, क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा साइनेप्टिक वेसिकल को, उसको वो मूवमेंट कराएगा। साइनेप्टिक वेसिकल जो ये राउंड राउंड सा जो फिगर दिख रहा है आपको, इसको क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट कर देगा। इस साइनेप्टिक वेसिकल को जैसे ही इम्पल्स आएगा वो क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट कर देगा मेम्ब्रेन की तरफ, है ना, मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा। फिर ये क्या करता है, फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो आउटर लेयर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज कर जाता है। ओके, stimulate the movement of synaptic vesicle towards the membrane where they fuse with plasma membrane, और ये फ्यूज कर जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये यहाँ फ्यूज करने के बाद ये रिलीज कर देगा न्यूरोट्रांसमीटर इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये फ्यूज, पहले तो फ्यूज करेगा, उसके बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देगा इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो गैप है वो। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए हैं, उसको वो क्या करेंगे, जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये रिसेप्टर्स हैं, ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज होंगे, वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ ही बाइंड करेंगे। ये नहीं कि कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर किसी भी रिसेप्टर में जाके मतलब चिपक जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो वो स्पेसिफिक जो रिसेप्टर्स होंगे उसके साथ ही वो बाइंड करेगा। जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे। अब ये जो बाइंडिंग हो गई है, ठीक है, रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग हो गई है न्यूरोट्रांसमीटर की, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये आयन चैनल्स जो हैं, जो आयन चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। आयन चैनल्स हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप किया था हमने। वो क्या करेंगे, ये एंट्री ऑफ आयंस करा देंगे, ये आयंस की एंट्री करा देंगे। इसकी वजह से एक नया पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा इन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इस तरीके से ये न्यू पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और जो कि दो तरीके का होगा। एक तो एक्साइटेटरी होगा, जो क्या करेगा, या तो एक्साइट कर देगा, या इनहिबिटरी होगा, मतलब उसको स्टॉप कर देगा, ठीक है, उसके फंक्शन को स्टॉप कर देगा। या फिर एक्साइटेटरी होगा तो वो एक्साइट कर देगा फंक्शन को। Thank you so much for giving such a good response on my videos. Okay, so keep supporting and keep liking, कमेंट करते रहिए और सपोर्ट जरूर 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 कीजिए, ठीक है। तो अब हम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम करते हैं, जिसमें ब्रेन, हम समझते हैं ब्रेन है क्या। तो ब्रेन क्या है, सेंट्रली लोकेटेड है, और बिल्कुल एक मेन सेंटर है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन का सबसे मेन सेंटर है, और ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, राइट। तो ये क्या करता है, कमांड एंड कंट्रोल, जैसे एक कमांडिंग ऑफिसर होता है, जैसे कमांड करता है और कंट्रोल करता है, ये काम ऐसे होना चाहिए, वो काम ऐसे होना चाहिए, ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से करो, और सारा काम बहुत इफेक्टिवली करवाता है। तो वही काम हमारे ब्रेन का होता है। ये क्या क्या एक्टिविटीज कंट्रोल करता है वो हम देखते हैं। वो है वॉलंटरी मूवमेंट, जो वो मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में होता है, उनको वॉलंटरी मूवमेंट कहते हैं। फिर है बैलेंस ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का बैलेंस है, अगर हम खड़े हैं तो वो मेंटेन हो, हम बैठे हैं तो वो बैलेंस हमारा बॉडी, हम चल रहे हैं या कहीं रनिंग कर रहे हैं, तो वो बैलेंस ऑफ द बॉडी को मेंटेन करना किसका काम है, ब्रेन का काम है, वो कंट्रोल करता है वो उसको। फिर है वाइटल इन्वॉल्ट्री ऑर्गन का जो फंक्शनिंग है वो कंट्रोल करता है। वाइटल जो इम्पोर्टेंट, इन्वॉल्ट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लंग्स, हार्ट और किडनीज, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसके फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। फिर थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ आवर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और बाहर कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो उसके अकॉर्डिंग, हमारे जैसे ठंड है तो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहता है, 37 डिग्री से उसको मेंटेन करना है बॉडी को टेम्परेचर, तो यही कहलाता है थर्मो रेगुलेशन। फिर हंगर और थर्स्ट को भी कंट्रोल करता है। फिर सिर्काडियन, सिर्काडियन क्या होता है, सिर्काडियन रिदम होता है 24 आवर रिदम, या फिर हम इसको बॉडी क्लॉक भी कहते हैं। जो हमारा बॉडी क्लॉक होता है, जब नींद आती है, भूख लगती है, ठीक है, जागना होता है, अपने आप नींद खुल जाती है, ठीक है, सब कुछ ये सब जो होता है सिर्काडियन रिदम में आता है।
फिर एक्टिविटीज़ जो सेरेब्रल एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करने वाले हैं, इसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है ह्यूमन बिहेवियर, जैसे कि हम खुश हैं तो वो हैप्पीनेस, ठीक है, हम एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं, सैड हैं, एंग्री हैं, ये सब जो ह्यूमन बिहेवियर है वो भी ब्रेन कंट्रोल करता है, राइट। विजन प्रोसेसिंग भी ब्रेन करता है। विजन प्रोसेसिंग जैसे कि हम आई से क्या होते हैं, जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं वो ब्रेन को सिग्नल देता है। हम जब आई स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे हैं हम छोटी क्लासेस से, तो उसमें भी ब्रेन का काफ़ी रोल होता है, ठीक है। फिर है हियरिंग और स्पीच, मेमोरी और इंटेलिजेंस, इमोशंस, थॉट्स, इन सबको ब्रेन कंट्रोल करता है। अब इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ये ब्रेन, तो उसकी प्रोटेक्शन भी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। अब अंबानी का घर है, बहुत बड़ा है, ठीक है। शाहरुख खान का घर है, बहुत ही मतलब रिच लोग हैं, उनको बहुत ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। वैसे ही हमारा जो ब्रेन है बहुत ही रिच है, बहुत ही काम कंट्रोल करता है, ये बहुत सारे काम करता है, उसको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? हमारा स्कल, जो खोपड़ी कहते हैं उसको, ठीक है। स्कल जो बोनी स्ट्रक्चर होता है वो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और स्कल के अंदर क्या होता है, ये ब्रेन जो है वो किससे कवर्ड होता है? क्रेनियल मेनिंजेस से कवर्ड होता है, जिसके 3 लेयर्स होते हैं। स्कल किससे कवर्ड होता है? क्रेनियल मेनिंजेस से, जिसके 3 लेयर्स हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पायमीटर। तो आउटसाइड से अगर इनसाइड की तरफ हम दिखे तो यहाँ ड्यूरा मैटर, फिर है एरेक्नॉइड और फिर है पायमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से होता है आउटर टू आउटसाइड टू इनसाइड, डी ए पी करके आप याद रख सकते हो। तो ड्यूरा मैटर जो होगा वो आउटर लेयर होगा, एरेक्नॉइड मिडिल एंड इनर होगा पायामीटर। और जो हमारा ब्रेन है इसके 3 पार्ट्स हैं। ये तीनों किसके थे? क्रेनियल मेनिंजेस, जो स्कल जिससे कवर्ड था उसके लेयर्स थे ये, डायरेक्ट ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पायामीटर। और ब्रेन के हमारे 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन, और सेकंड पार्ट है मिड ब्रेन, एंड थर्ड पार्ट है हाइंड ब्रेन। तो एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। मैंने ऐसे इस तरीके से एनसीईआरटी में लाइन बाय एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी आप टेंशन मत करो, और आप ना एनसीईआरटी ओपन आप भी करके रखो, मैं बोलूँगी, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि आपने गो थ्रू कर लिया है एनसीईआरटी को, ओके। क्योंकि एनसीईआरटी ही बाइबल, कुरान और गीता है, राइट। तो फोर ब्रेन क्या है? फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है सेरिब्रम, सेकंड इज थैलेमस एंड थर्ड इज हाइपोथैलेमस। तो हम इसका पोजीशन देख लेते हैं स्ट्रक्चर में। जो फर्स्ट है वो है सेरिब्रम, देन सेकंड इज थैलेमस एंड थर्ड इज हाइपोथैलेमस। ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या है? सेरिब्रम है, ठीक है। ये जो ब्लूइश में ऊपर वाला पार्ट है वो थैलेमस है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो हाइपोथैलेमस है, ओके। तो सेरिब्रम क्या है? मेजर पार्ट फॉर्म करता है। सेरिब्रम मेजर पार्ट ह्यूमन ब्रेन का फॉर्म करता है। ये सबसे बड़ा पार्ट है वो किसका होगा? सेरिब्रम का होगा, ओके। और ये लॉन्गिट्यूडनली, ये लेंथ वाइज क्या है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेरिब्रल हेमिस्फेयर दिख रहा है, इसके 2 पार्ट्स में, बीच में ये अलग होता है, ठीक है, बीच से ये अलग होता है। लॉन्गिट्यूडनली ये हाफ में डिवाइडेड होता है। एक होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड सेकंड इज राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। फिर जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है वो कॉर्पस कैलोसम से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये इससे क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है, ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो के जो 2 पार्ट है, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, इससे ये कनेक्टेड होता है, ओके। और कॉर्पस कैलोसम क्या है? ये ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स है। नर्व फाइबर्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ये कॉर्पस कैलोसम। अब जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है इसमें लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं। लेयर, बहुत सारे लेयर्स होते हैं सेल्स के, जो कि कवर्ड होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। सेरिब्रल हेमिस्फेयर किससे कवर्ड है? इसके जो लेयर्स ऑफ सेल हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कवर्ड है। और जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है इसमें प्रोमिनेंट फोल्ड्स आप देख सकते हो, ये दिख रहा है, ये फोल्ड्स इस तरीके से, ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर में ये इस तरीके से प्रोमिनेंट फोल्ड्स दिख जाते हैं, राइट।
और ये किससे कवर्ड है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कवर्ड है, इसके जो सेल्स है, लेयर्स ऑफ सेल्स। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है? सेरेब्रल सेरेब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर कहलाता है। ओके, क्यों ग्रे मैटर बोलते हैं इसको? क्योंकि ये इसमें न्यूरॉन सेल बॉडीज, जो न्यूरॉन का सेल बॉडी पार्ट है वो यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से इसमें जो है इसका जो अपीयरेंस है वो ग्रेइश हो जाता है, राइट। और इसमें मोटर एरियाज होते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सेंसरी एरियाज होते हैं, ठीक है, और लार्ज रीजन ऑफ एसोसिएटेड एरियाज होते हैं। एसोसिएशन एरियाज होते हैं जो क्या कराएंगे, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि एसोसिएशन कराएंगे, ठीक है, कनेक्शन कराएंगे। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन कराते हैं, जैसे इंटर सेंसरी एसोसिएशन, सेंसेस हैं, डिफरेंट सेंसेस को सेंसेस का एसोसिएशन कराएंगे और मेमोरी कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे। ओके, फिर है फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट। जो फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट है, इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? वाइट मैटर बोलते हैं। वाइट मैटर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि एक ओपेक वाइट अपीयरेंस देता है लेयर को। अब जो फाइबर ऑफ ट्रैक्ट है ये माइलिन शीट से कवर्ड होता है। माइलिन शीट हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, ठीक है। जैसे ये एक्सॉन है और इसमें स्क्वान सेल्स, ये एक्सॉन है, इसमें स्क्वान सेल्स होते हैं और ये अपने अराउंड एक माइलिन शीट बना लेता है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं माइलिन शीट। तो हमने पढ़ा था कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है, तो फाइबर ऑफ ट्रैक्ट जो है माइलिन शीट से कवर्ड होता है, जो कि क्या करता है, इनर पार्ट जो है सेरेब्रल हेमिस्फेयर का वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो फॉर्म करता है, ठीक है। अब है फोर ब्रेन का सेकेंड पार्ट, वो थैलेमस, ये वाला अपर पार्ट जो है ये थैलेमस है। अब थैलेमस के चारों तरफ क्या होते हैं? सेरिब्रम प्रेजेंट होता है, सेरिब्रम रैप होता है अराउंड थैलेमस। और जो थैलेमस है वो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, किसका? सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है क्या? थैलेमस। थैलेमस क्या है? थैलेमस कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, इसका सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग का। फिर है थर्ड पार्ट, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस। देखा था ना हमने स्ट्रक्चर में कि ये थैलेमस है, इसके नीचे वाला पार्ट जो है वो हाइपोथैलेमस है। ओके, और इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या कंट्रोल करते हैं? हमारा बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, और जो भूख और प्यास लगती है उसके अर्ज को, जैसे होती है ना, जब भूख लगती है तो हमारी अर्ज होती है कुछ खाने की या कभी कभी प्यास लगने की अर्ज होती है, ठीक है, ड्रिंक पानी पीने की या कुछ पीने की अर्ज होती है, उसको भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। अब इसमें बहुत सारे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? हाइपोथैलेमस में। और ये हमारे लिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखना कि न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स कहाँ से कौन कंटेन करता है? हाइपोथैलेमस, जो कि सिक्रीट करते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। ओके, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब है लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। ये क्या भला है? भला तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कौन फॉर्म करता है? इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर हमने पढ़ा था उसका इनर पार्ट होगा वो, और एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर जो कि एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस है, जो कि ब्रेन के बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं, और हाइपोथैलेमस, ये सारे स्ट्रक्चर कंबाइन करके क्या बनाते हैं? लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब बनाते हैं। और इसका काम क्या होता है? ये रेगुलेशन कराते हैं, किसका रेगुलेशन कराते हैं? सेक्सुअल बिहेवियर का, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, जैसे कौन कौन से, जैसे एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटमेंट हो गए तो आप एक्साइटेड हो गए तो आपका एक्सप्रेशन आप शो करोगे, ठीक है, इमोशनल रिएक्शंस के एक्सप्रेशन शो करोगे, कि जब प्लेजर आएगा या रेज गुस्सा आएगा तो, या डर लगेगा तो आपका ये एक्सप्रेशन करवाता है लिम्बिक लोब। और मोटिवेशन भी कराता है, जिसकी आपको हमेशा जरूरत होती है पढ़ने के लिए, राइट। राइट, फिर है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन क्या था? ब्रेन का सेकंड पार्ट था, राइट। हम स्ट्रक्चर में पहले देख लेते हैं कि मिड ब्रेन है कहाँ पे। तो ये जो थैलेमस या हाइपोथैलेमस दिख रहा है और पॉन्स दिख रहा है, इन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर जो है वो मिड ब्रेन कहलाता है। इन दोनों के, हाइपोथैलेमस या थैलेमस कह लो, ठीक है, या फिर पॉन्स, इन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर मिड ब्रेन, ठीक है।
लोकेटेड बिटवीन थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ फोरब्रेन एंड पॉन्स। पॉन्स किसका पार्ट है? हाइंडब्रेन का पार्ट है। अब है सेरेब्रल एडेक्वेट। सेरेब्रल एडेक्वेट क्या है? एक कैनाल है, एक रास्ता है दैट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। अब हम देखते हैं एडेक्वेट, सेरेब्रल एडेक्वेट कहाँ प्रेजेंट है। ये दिख रहा है आपको कैनाल, यही है सेरेब्रल एडेक्वेट। ये किसके थ्रू पास हो रहा है? ये पास हो रहा है मिड ब्रेन के थ्रू। ठीक है, फिर है जो डोर्सल पार्ट, पीछे की साइड, डोर्सल मीन्स बैक साइड। ठीक है, डी इस शेप में होता है ना, इसका बैक निकला होता है, इसलिए हम इसको ऐसे इस तरीके से आप याद रख सकते हो। डोर्सल डोर्सल पोर्शन जो है वो बैक साइड ऑफ द किसी भी चीज का होता है। डोर्सल पोर्शन बैक साइड होता है। उसमें 4 राउंड स्वेलिंग्स होती हैं या लोब्स कह लो आप, वो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। फिर है हाइंड ब्रेन। ओके, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, पॉन्स, सेरिबेलम एंड थर्ड इज मेड्यूला। ठीक है, डबल एल वाले किस में आएंगे? हाइंड ब्रेन में आएंगे। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है सेरिब्रम एंड सेरिबेलम में, तो डबल एल इज एच, हाइंड ब्रेन में आएगा। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिगर में। हाइंड ब्रेन है ये पॉन्स है, ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो पॉन्स है। और ये जो इस तरीके से कॉन्वोल्यूटेड दिख रहा है ना, ये वाला इस मुड़ा हुआ सा जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं सेरिबेलम। एंड जो इस तरीके से पार्ट निकल रहा है, इसको बोलते हैं हम मेडुला, जो कि क्या करता है? ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। ठीक है, कौन? मेडुला। ठीक है, ये मेडुला लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है। तो ये क्या करेगा? कहाँ ओपन होगा? स्पाइनल कॉर्ड में ओपन होगा। कनेक्ट मेडुला जो है कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड है। फिर सेंटर होता है यहाँ पे, जो क्या कंट्रोल करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस जो कि हार्ट से रिलेटेड होते हैं रिफ्लेक्सेस, वो और गैस्ट्रिक सिक्रेशंस कौन कराता है? ये मेडुला में सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको मेडुला को मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं। ठीक है, अब है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या है? मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन अपना है, और ये हाइंड ब्रेन के 2 पार्ट्स, पॉन्स और मेडुला, सेरिबेलम नहीं है। ब्रेन स्टेम का पार्ट कौन कौन सा है? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। और ये क्या क्या करता है? इसका काम क्या है? ब्रेन स्टेम बोलते हैं इसको, किसको? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला को। और ये कनेक्शंस फॉर्म करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। तो दैट्स इट बच्चों। तो हमारा ये चैप्टर ओवर हो गया है फ्रॉम द एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो एनसीईआरटी बुक से हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो। गिव प्लीज गिव लाइक टू और गिव सपोर्ट टू आवर वीडियोस, ताकि हम और मोटिवेटेड फील करें। ठीक है, टू मेक बेटर वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच।